नेक्स्ट अपने पास आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 5th साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स अपने पास क्या होते हैं जनरल केस में अगर अपन देखें तो यहाँ पे तुमने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी। एक तो अपन क्या कह रहे हैं एल्केन, ठीक है, CnH2n+2, तो उसको अपन क्या कहते हैं एल्केन। यहाँ अपने पास क्या स्ट्रक्चर है साइक्लो, तो अपने पास क्या हो गया एक रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। दोनों के अंदर अपने पास क्या है दोनों सैचुरेटेड फेट में है, मगर यहाँ फॉर्मूले में अपन क्या करते हैं H2, तो दो हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन अपने पास क्या है C3H8, यहाँ पे अपन देखते हैं तो C3H6, तो दो अपने पास रिंग फॉर्मेशन की वजह से दो हाइड्रोजन की इसके अंदर कमी हो जाएगी, ठीक है। ब्यूटेन हमने यहाँ देखा है, पेंटेन, तो यहाँ अपने आप में अपन क्या लगाते जा रहे हैं साइक्लो वर्ड उनके आगे लगाते जा रहे हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एन, तो साइक्लो नॉन एन। यहाँ देखो C9H20, C9H18, तो दो हाइड्रोजन की अपने आप में कमी होती जाएगी साइक्लो एल्केन के अंदर। अगर अपन इसको ऐसे देखते हैं तो यहाँ पे अपन क्या करें साइक्लो एल्केन और साइक्लो पैराफिन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट विच द कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म ए रिंग। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है कि जो भी अपने पास एल्केन था उसके दोनों सिरे अपने आप में जुड़ गए, अपने आप में क्या कह रहे हैं एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि किस तरीके से हो रहा है सिंगल बॉन्ड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अपन इनको क्या बोल सकते हैं साइक्लोपेराफिन भी बोल सकते हैं। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो होमोजेनियस सीरीज के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आएगा अपने पास CnH2n। CnH2n जो फॉर्मूला है अपने पास किसका आता है एल्कीन का आता है, ठीक है। तो ये अपने पास एल्कीन का जैसा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एल्कीन का अगर कोई पूछा जाए CnH2n फॉर्मूला होमोजेनियस सीरीज किस किस को बताता है एल्कीन को और साइक्लोपेराफिन या साइक्लो एल्केन को बताता है। नेक्स्ट अगर अपन इसके अंदर नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे इनके नाम के आगे अपन प्रीफिक्स के फॉर्म में साइक्लो वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। और जितना इसके अंदर नंबर है तो नंबर के अकॉर्डिंग कितने कार्बन है, जैसे 3 है तो साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, उसके अकॉर्डिंग जब भी रिंग में अगर अपन नंबरिंग देंगे तो रिंग में जब नंबरिंग दी जाएगी तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम नॉर्मल नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रिंग में नंबरिंग इस तरीके से दी जाएगी कि कम से कम नंबर अपने पास सब्स्टिट्यूट को मिल सके। इसी के अंदर अपने पास में सबसे पहला जो अपने पास टॉपिक आता है साइक्लो एक्सेन के अंदर जो है अपने पास बेयर्स स्टैंड थ्योरी। तो बेयर्स स्टैंड थ्योरी क्या है उसको समझने से पहले हमको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा जो हमने 6th क्लास में पढ़ा है। 6th क्लास में हमने पढ़ा है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन उसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके इंटरनल एंगल क्या है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पोलागॉन के अपने पास में अगर अपन कह रहे हैं कोई ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का अगर अपन ने वहाँ 6th क्लास में पढ़ा होगा तो उसका इंटरनल एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 180 माइनस 160 डिवाइड बाय एन की पावर डिग्री। तो कितना डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे एन क्या हो गया अपने पास कि कितने एंगल के इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3, अगर अपन ट्राइंगल के फॉर्म में बोले तो यहाँ अपने पास कितने एंगल दिख रहे हैं 3 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब एन इक्वल टू 3, अगर उस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखते हैं 3 यहाँ पे तो अपने पास क्या हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 120 180, तो ये 60, तो इंटरनल एंगल कितना हो गया 60। इसी तरीके से अपन स्क्वायर के अंदर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर कितने कोने हैं 4, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इससे डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे अगर अपन कहेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया ये 4 360 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो इससे अगर अपन डिवाइड करके यहाँ डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 90। इसी तरीके से 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट एंगल आएगा वो कितना होगा 108। तो इस तरीके से हम पेंटागन के एंगल को पहले समझेंगे। तो ये क्यों समझ रहे हैं हम, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बॉन्ड है अपने पास जो भी अपने पास स्ट्रक्चर है वो किससे बने हुए हैं, हर कॉर्नर पे कार्बन एटम है, ठीक है। तो कार्बन एटम के अकॉर्डिंग अगर हम एंगल देखते हैं तो वो कितना आता है अपने पास 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री या फिर 109 डिग्री। और उसके अंदर सेकंड में अपन लिखते हैं तो अपन 28 सेकंड के अकॉर्डिंग अपन वहाँ शो करते हैं।
तो इसको समझने के लिए हमको पहले पोलागोन को समझना पड़ेगा। तो पॉलीगोन अपने पास क्या हो गया कि जिसका इंटरनल एंगल अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 180 माइनस 360 डिवाइड बाई एन। अब अपने पास बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। तो बेयर्स थ्योरी क्या बताती है अपने आप में, जो भी अपने पास साइक्लो एल्केन है तो उसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना है। तो रिंग स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या हो रहा है, जो अपने पास जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो अपने पास थी, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो अपन बात कर रहे थे कार्बन की, वो ज्योमेट्री अपन को वहां पे देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो अपने आप में नहीं दिख रही है। तो इसकी वजह से बेयर्स ने अपने आप में कुछ कहा, क्या कहा उसने, any deviation of the bond angle from the normal tetrahedral value would impose a condition of the internal stand on the ring। तो इसने क्या कहा कि अगर अपन किसी एंगल को डेविएट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल एंगल है, तो टेट्राहेड्रल एंगल से अगर कुछ डेविएट हो रहा है तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, स्ट्रेन जनरेट होगा। ठीक है, स्ट्रेन जनरेट होगा जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे 109 डिग्री 28 सेकंड या फिर 109.5, तो यहाँ पे 1090 नहीं है, ये डिग्री है, फॉर द कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे मेथेन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो इस तरह के अपन को एंगल देखने का मिलते हैं। बेयर्स ने अपने आप में क्या कह दिया कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल अगर अपन देखते हैं तो साइक्लो एल्केन के अंदर यहाँ पे एंगल अपन को डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी भी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल अगर अपन देखें तो बेयर्स जो अपने पास थ्योरी है, जिसको अपन बोलते हैं बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, तो बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी अपने आप में ओवरऑल क्या है, एंगल स्ट्रेंथ थ्योरी। एंगल के अंदर स्ट्रेंथ जनरेट होने की वजह से ये थोड़ी जनरेट हो रही। तो ये अपने आप में क्या कर रही है, अपने पास एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी अपने पास साइक्लो जो अपने पास एल्केन है उसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को समझा पा रहे हैं। तो बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल अपने पास वापस वही चीज है। इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें इफेक्टिव एंड ऑप्टिमल ओवरलैप। ठीक है, तो अगर इफेक्टिव और ओवरलैप अगर अपन देखें तो हमने क्या देखा कि अगर कार्बन एल्केन के अंदर है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। sp3 होगा तो ओवरलैपिंग जो होगी, पूरी पूरी ओवरलैपिंग साइड से साइड अपने आप में ओवरलैपिंग हो रही है। तो वो ओवरलैपिंग उसको क्या कर रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि जब अपन उसको एंगल को टेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो रही है, टेयर हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे स्ट्रेस अपने पास जनरेट होगा और इनस्टेबिलिटी अपने आप में बढ़ेगी। तो यहाँ पे इंक्रीज रिएक्टिविटी और इंक्रीज हीट ऑफ कंबशन, तो जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ा है, रिएक्टिविटी भी यहाँ पे शो हो रही है, कंबशन की हीट भी अपने पास बढ़ रही है। तो बेयर्स थ्योरी अपने आप में क्या कहती है, any deviation of bond angle from the ideal bond angle value will produce a strength in molecule and higher the deviation lesser the instability। तो बेयर्स अपने आप में क्या बताता है कि जितना एंगल के अंदर स्ट्रेंथ होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होने का मतलब वो अपना दूसरा रूप चेंज करना चाहेगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बेयर्स के अकॉर्डिंग अगर उसका अजप्शन अपन देखें तो बेयर्स अजप्शन अपने पास क्या है, बेयर्स के अकॉर्डिंग ऑल रिंग सिस्टम आर प्लेनर, जो कि सही नहीं है। ठीक है, बेयर्स ने क्या कह दिया कि ऑल रिंग सिस्टम्स आर प्लेनर, मगर ये सही नहीं है। ठीक है, सारे रिंग सिस्टम प्लेनर हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल रिजल्ट इन टू इनस्टेबल साइक्लोएल्केन, जो भी डेविएशन होगा वो अपने आप में क्या कहेगा, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी जनरेट करेगा। ठीक है, द लार्जर रिंग सिस्टम इन्वॉल्व नेगेटिव स्टेट एज डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे अपने आप में इसने क्या कह दिया कि जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपने आप में क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी उसकी कम हो। तो ये भी हमेशा 100% सही नहीं है। ठीक है, तो पेयर्स का ये वाला कंसेप्ट प्लेनर वाला भी सही नहीं है और ये भी नहीं है, मगर कुछ केस में अपन इसको कंसिडर कर लेंगे जहां पे प्लेनर स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग अपन बात करें। इसी के अकॉर्डिंग अपन देखें द बॉन्ड एंगल इन साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लो हायर cycloalkanes, so cycloheptane, octane, nonane are not larger than
109.5 because the carbon rings of those compounds are not planar but they are पकड़। तो पकड़ का मतलब wrinkles जो अपन कहते हैं ना, सुकुड़ाहट आना, तो मतलब उसकी वजह से ये जो एंगल है वो अपने अंदर सुकुड़ाहट उसके अंदर आ गई, मतलब छोटे हो रहे। तो ऐसा अपने आप में हर केस में अपन पॉसिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, जनरल केस में तो अपन क्या कह रहे हैं कि इसके ऊपर बॉन्ड जा रहे हैं तो वो डेविएशन बढ़ेगा, मगर ऐसा है नहीं। तो द बॉन्ड एंगल इन साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन आर नॉट लार्जर देन 109.5। तो मगर इसके अंदर अपन क्या कह रहे हैं कि एंगल अपन को इससे बड़े न देखने को मिलते हैं। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रक्चर, जो अपन प्लेनर स्ट्रक्चर, जो कि कौन बता रहा है अपने पास, बेयर्स अपने आप में बता रहा है। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, हर कंपाउंड जो रिंग वाला है प्लेनर हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, ये बेयर्स थ्योरी को अपन थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। साइक्लोप्रोपेन के अंदर अगर अपन यहाँ पे इस तरीके से देखें तो यहाँ इंटरनल एंगल अपने पास 60 दिखता है। जैसे जैसे अपन ब्यूटेन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो यहाँ पे इंटरनल एंगल अपने आप में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आइडियल कंडीशन में एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्री। और यहाँ पे अपने आप में क्या दिख रहा है, अपने आप में डेविएशन किसके अंदर, जो ये अपने पास 109.5 के अंदर जितना ज्यादा डेविएशन, जितना ज्यादा उसके अंदर इनस्टेबिलिटी अपने आप में जनरेट होगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 1.5 जो अपने आप में किसमें भी दिखता है, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन के अंदर अपने आप में जो इस एंगल से है डेविएशन काफी कम है। तो इसका मतलब साइक्लोपेंटेन स्टेबल है इन कंपाउंड के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखते हैं तो हेक्सेन, हेक्सेन के अंदर अपने पास डेविएशन कम है, तो पेंटेन से थोड़ा कम स्टेबिलिटी अपने पास हेक्सेन की भी। उसके बाद में अपन यहाँ देखते हैं तो ब्यूटेन, और सबसे कम अपने पास साइक्लोप्रोपेन। तो जितना ज्यादा डेविएशन होगा एंगल का, उस कंपाउंड की जो रिंग कंपाउंड है साइक्लो एल्केन की, उसकी स्टेबिलिटी इतनी ही अपने पास में कम हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे डेविएशन बढ़ेगा तो, मगर ये कुछ कंसेप्ट तक ही चलेगा। ठीक है, बेयर्स, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब अगर अपन इसी को एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो डेविएशन अगर अपन यहाँ देख रहे हैं तो कितना हुआ, यहाँ पे साइक्लो प्रोपेन साइक्लोब्यूटेन के अंदर कितना हो गया, साइक्लोपेंटेन के अंदर कितना है। तो ये डेविएशन एक्सटर्नल एंगल कितना है, इंटरनल एंगल कितना है। तो जितना कम ज्यादा अपने पास डेविएशन, उसकी स्टेबिलिटी इतनी कम। The deviation from cyclopropane and cyclobutane ring system, then normal tetrahedral angle will produce stannine ring. The ring stand will make them the unstable as compared to the molecules having tetrahedral bond angle. तो यहाँ पे ओवरऑल अपन क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले में ज्यादा का क्या है, तो उस कंसेप्ट में हम बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको समझा सकते हैं कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसके अंदर डेविएशन 109.5 डिग्री, जो एंगल जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में उससे ज्यादा है। तो ज्यादा डेविएशन होने की वजह से साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी कम होगी और उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। So the cyclopropane and cyclobutane will easily undergo the ring opening reaction. तो इसका मतलब इनके अंदर आसानी से अपन रिंग को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन किसके अकॉर्डिंग समझा सकते हैं, बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि वहां पे जो डेविएशन ज्यादा होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टिविटी बढ़ गई। इसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है तो यहाँ पे इसको थोड़ा इस तरीके से और लिख सकते हैं, बॉन्ड एंगल ऑफ 60 डिग्री इतना डेविएशन, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डेविएशन बता दिया, साइक्लोब्यूटेन का डेविएशन को कंपेयर कर दिया इसके अंदर, साइक्लोप्रोपेन के अंदर 49.5 डिग्री और साइक्लोब्यूटेन के अंदर 19.5 डिग्री। ठीक है, और अगर सिंगल लाइन में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो सिंपल अपन समझाते हैं सकते हैं कि डेविएशन ज्यादा है, एंगल टेट्राहेड्रल एंगल के अकॉर्डिंग जो डेविएशन है वो प्रोपेन के अंदर ज्यादा है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। और अगर बड़ा करना है तो यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर बता दी अपन ने साइक्लोप्रोपेन के अंदर।
यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो लीनियर ओवरलैपिंग नहीं है, क्या है अपने पास में, ये इस साइड में, इस साइड में, इस साइड, ठीक है। तो जिसकी वजह से अपने आप में डेविएशन के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं, यहाँ अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना के भी इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो गुड ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो गुड अगर अपन कह रहे हैं तो किस तरीके की ओवरलैपिंग, sp3 हाइब्रिड, ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिट, तो लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे जैसे इसके अंदर एंगल बढ़ रहा है तो ओवरलैपिंग अपने आप में क्या होती जा रही है, इसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल की वजह से अपने पास रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी इसको समझा सकते हैं, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ पे समझे तो बेयर्स थ्योरी के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो किस तरीके की अपने पास कमी है, यहाँ अगर अपन पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं तो बेयर्स थ्योरी अपने आप में क्या करिए, साइक्लोप्रोपेन की रिएक्टिविटी को साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले में तो आसानी से समझा पाए, मगर यहाँ पे जो अपने पास कंसेप्ट है साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन, इसको ये समझा नहीं पाती, ठीक है। क्योंकि जबकि अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ डेविएशन हो रहा है तो इस मुकाबले में तो इसको समझाना चाहिए, मगर इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। जैसे जैसे अपन हायर पे जाते जा रहे हैं तो उनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ रही, मगर उसको बेयर्स थ्योरी अपने आप में नहीं समझा पा रही। तो बेयर्स थ्योरी जनरली अपने आप में 3 कार्बन से अपने आप में 6 कार्बन तक अपन कंपेयर में सही मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 तक। इसके बाद में जैसे जैसे रिंग के मेंबर बढ़ रहे हैं तो उसको वो बेयर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इंटरमीडिएट रिंग सिस्टम एंड हायर रिंग सिस्टम आर वेरी स्ट्रेंथ, अगर अपन कहें इंटरमीडिएट रिंग सिस्टम तो अपन रिंग साइज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसको भी अपने आप में रिंग थ्योरी अपने पास जो बेयर थ्योरी वो उसको नहीं समझा पा रही है। साइक्लोएल्केन्स ऑफ इंटरमीडिएट रिंग साइज have only models strength and ring of the 14 कार्बन और हायर आर स्टैंड फ्री। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि जनरल केस में अगर अपन देखते हैं तो क्यों नहीं समझा पाए, क्योंकि जैसे ही अपन कह रहे हैं तो जो अपने पास बेयर्स कह रहा है प्लेनर स्ट्रक्चर, वो प्लेनर स्ट्रक्चर रहती ही नहीं है, या तो चेयर होगी या स्टूल होगी, बोट शेप स्ट्रक्चर होगी। तो उस कंडीशन में अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे अपने आप हायर में जाते जा रहे हैं तो उनका जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग बेयर्स उसको नहीं समझा पाया। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर 3D में चेंज हो गई, लेना नहीं रही, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि बेयर्स थ्योरी उस कंसेप्ट तक सही है, ओवरऑल सही नहीं है। ये सिर्फ एंगुलर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे समझा रही है, तो ओनली कंसीडर एज ए एंगुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। टॉर्शनरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं समझा पा रही, जो किसकी वजह से हो रहा है अपने पास एक्लिप्स, जो एक्लिप्स फॉर्मेशन हो, एक्लिप्स ऑफ द बॉन्ड्स ऑन द डायरूट एटम्स। तो अपन क्या कह रहे हैं, जो एटम्स अपने पास है तो उसके साथ एक्लिप्स बॉन्ड भी अपने पास बने, तो एक्लिप्स के अकॉर्डिंग भी हुआ, उसको नहीं समझा पा रही है। स्टेरिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं समझा पा रही है, क्योंकि जब एटम पास पास हो जाते हैं, जबकि अपने पास क्या होता है रिपल्सन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल बढ़ता है या घटता है, उसको भी वो नहीं समझा पा रही है। तो ओवरऑल बेयर्स थ्योरी को अपन समझते हैं तो बेयर्स थ्योरी ओवरऑल अपन को क्या समझा रही है, सिर्फ एंगुलर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपन को समझा पा रही है, और एंगुलर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जबकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो तभी इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने साइक्लोएल्केन को स्टार्ट किया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।